हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान रिवाता। तो हमने राजस्थान के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की चर्चा की है, जिसमें हमने पिछली क्लासों में जो पुरातात्विक स्थल आते हैं, सभ्यताएं आते हैं, जो राजस्थान के पुरातात्विक कुछ स्रोत हैं या जनपद व प्राचीन नाम हैं, उनकी हमने बात की है। उसके बाद में इतिहास में या राजवंश में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश तथा चौहान वंश के एमसीक्यूज़ की चर्चा की है। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए मेवाड़ की तरफ चलते हैं तथा मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश के कुछ महत्वपूर्ण 60 से 70 क्वेश्चन हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों को या गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, अर्थात इनमें से कौन है जो मानते हैं कि गुहिल थे वो ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं है। तो इसमें दशरथ शर्मा जी मानते थे, जी.एन. ओझा भी मानते थे, जी.एन. ओझा से गोपीनाथ शर्मा थे ना, और जे.एन. आसोपा भी इसको मानते थे, लेकिन जी.एच. ओझा या मैं कहूँ गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो इनको मानते थे सूर्यवंशी। ठीक है, तो इसमें हमारा यही सही हो जाएगा, कौन सा विरुद्ध है। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अब जैसे गुहिलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या पहले शासक कौन थे, तो ये थे बप्पा रावल, या इन्हीं का नाम मिलता है हमको कालभोज। ठीक है, इनका समय जैसे देखें तो 1734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। और इनको ये उपाधि किसने दी थी? इनके जो गुरु थे ना, गुरु आरित ऋषि, उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। पहले यहाँ पर जैसे चित्रांगद मौर्य थे, उनके बाद में जैसे मान मौर्य को यहाँ पर हराकर इन्होंने मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, इसलिए गुहिल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक देखें तो वो बप्पा रावल है। नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो इन्होंने बताई हैं 24 शाखाएं। नैणसी कौन? मुहनोत नैणसी, उनके अनुसार में गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। जबकि हम बात करें श्यामल दास की, तो उनके अनुसार में गुहिलों की 36 शाखाएं थे। ठीक है, तो ये दो मेन इन पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें 24 हो जाएगा। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? तो वो अभी अभी हमने देखा है, किसको मारकर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी? मानमौरी को। निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? अब इसके अनुसार ये भी पता चल जाएगा कि क्या इनका कालक्रम रहा है तथा पहले कौन शासक है तथा बाद में कौन शासक है। तो इसमें सबसे पहले जैतर सिंह आते हैं, उनके बाद में तेज सिंह का समय आता है और बाद में समर सिंह का समय आता है। जैतर सिंह का समय 1200 कब से है? 1213 से लेकर 53 तक आता है। ठीक है, उनके बाद में तेज सिंह आते हैं तथा बाद में समर सिंह आते हैं। ठीक है, मेवाड़ के निम्न शासकों को फिर से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले अमीर आते हैं, अमीर के बाद में क्षेत्र सिंह आते हैं, उनके बाद में लक्ष्य सिंह या लक्ष्य सिंह या इन्हीं को बोलते हैं लाखा, जिनके काल में जावर में चांदी की खान मिली थी। ठीक है, उसके बाद में मोकल आते हैं। तो यही हमारा क्रम सही हो जाएगा। इसमें किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है? तो जैसे अमीर खुसरो थे ना, ये इस समय इनके साथ में थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, तो इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया था और इनका वर्णन मिलता है इनकी पुस्तक खजाइन उल फुतुह में। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कब होता है? 1303 में साका होता है, रतन सिंह के समय में, पद्मावती के समय। गोरा और बादल का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये 1303 ईस्वी के साके की बात हो रही है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? तो ये दी जाती है राणा अमीर को। जैसे कि विकट अगर कोई परिस्थिति आती थी ना, तो उसके समक्ष सिंह की तरह खड़ा रहना। ठीक है, तो ये हमें जानकारी इनकी हमें कहाँ मिलती है? जैसे एक तो मारणा कुमार द्वारा रसिक प्रिया लिखी गई थी ना, उसमें भी इस बात का जिक्र है विषम घाटी पंचानन का। और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। मेवाड़ के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो ये भी मेवाड़ के मुक्तिदाता भी राणा अमीर को कहा जाता है। या और इनको क्या कहा जाता है? इनको मेवाड़ के उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? इनको सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगर बात करें सिसोदिया वंश की वास्तविक संस्थापक की, तो वो भी राणा अमीर को ही माना जाता है। ठीक है, संगीत पर लिखे
गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। आपको पता है कि कुंभा बहुत ही विचित्र प्रतिभा के धनी थे, ठीक है। तो वो वीणा भी बजाते थे, म्यूजिक में इंटरेस्ट भी रखते थे। तो उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं या ग्रंथ लिखी गई हैं, उनकी हमें देखना है। उनकी जो मेन पुस्तक है उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संगीतराज एक, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, तो ये चारों ही कुंभा जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे हमारे। आगे फिर से उन्हीं के ग्रंथों से बात करते हैं कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत हैं। संगीतराज थी, संगीत मीमांसा थी, सुधा प्रबंध थी, लेकिन कलानिधि इनके नहीं थी। कलानिधि किनकी थी? कलानिधि तो गोविंद द्वारा रचित थी, ठीक है। तो इसमें ये 3 ध्यान में रखनी है। इसमें हमें पूछा है कि कौन से ग्रंथ है महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। शायद ऑप्शन नीचे से कट हो गया। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो ये लक्ष्य सिंह या लाखा जी के समय में निकला था जावर से, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा और कुछ कृतियां हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन हमको करना है। इनमें से बतानी है उनके द्वारा कौन सी लिखी गई है। तो इनमें सुधा प्रबंध कुंभा जी के द्वारा लिखित है। चंडी शतक है, जैसे बाण भट्ट के ऊपर इन्होंने टीका लिखी थी, वो है, ठीक है। तो 1 और 2 तो इनके द्वारा लिखी गई हैं। राजवल्लभ तो मंडन की कृति है, ठीक है। वास्तुमंजरी नाथा जी की है। तो इनमें 1 और 2 हो जाएगा, तो ठीक है, 1 और 2 इनकी कृति है। चंडी शतक के जो बाण भट्ट की थी ना, उसके ऊपर कुंभा जी ने टीका लिखी थी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है संगीत राज, कितने कोषों में विभक्त है? तो ये तो 5 कोषों में विभक्त है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। जैसे इसमें और डीप जाए तो जैसे पठ्य रत्न कोष था, गीत रत्न कोष हो गया, नृत्य रत्न कोष हो गया, और वाद्य रत्न कोष हो गया, और एक रस रत्न कोष हो गया। तो ये 5 इसमें कोष थे, ठीक है। 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है, इतना ही ध्यान में रखना। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई है? तो इसमें राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, तो ये चारों ही इनकी मंडन जी हैं। मंडन इनके बहुत प्रसिद्ध दरबार में एक विद्वान थे, ठीक है। उनके द्वारा ये कृतियां लिखी गई थी। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? अब फिर से वही क्वेश्चन है कि देखना इनमें से कौन सा नहीं है। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, तो ये तीनों इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, लेकिन कला मंडन नहीं है, ठीक है। तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है। शास्त्री मंडन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनको अच्छे से याद करना है। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो ये इतनी उपाधियां किसकी थी? ये थी राणा कुंभा जी की, ठीक है। हाल गुरु, राजगुरु, राणो रासो, इनके द्वारा इनको राणो रासो भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जो इनके दरबार में विद्वान थे उनको आश्रय देने के कारण इनको राणो रासो भी कहा गया, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अब कुछ विद्वान थे इनके दरबार में, अब हमें ये देखना कि कौन से उनके दरबार में नहीं थे। इससे आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन उनके दरबार में थे, ठीक है। तो इनमें नाथा थे, मुनि सुंदर सूरी थे, और टिल्ला भट्ट थे। लेकिन मुन्नी जीन विजय सूरी नहीं थे, मुन्नी जिनसेन सूरी थे ये, ठीक है। तो ये 2 नंबर नहीं थे इनमें। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। अब जैसे श्यामल दास का वीर विनोद है ना, उनके अनुसार कहा जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले कुंभा जी ने ही करवाया था, ठीक है। मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से, तो इतने बड़े ये कला प्रेमी थे, ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में अब कुछ कथन दिए गए, उनमें से हमको सही चुनना है। तो यह 9 मंजिला था, ठीक है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था? नहीं, मंडन नहीं था, इसका वास्तुकार जैता था। और इनके 3 पुत्र भी थे, नाप्पा, पोम्मा और पूजा, ये 3 इनके पुत्र भी मेन इनका हाथ था इसको बनाने में, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा हमारा। विजय स्तंभ के बारे में और जैसे हम जानकारी देखें तो विक्ट्री टावर बोला जाता है, गरुड़ ध्वज बोला जाता है, और जय स्तंभ भी बोला जाता है। और समर्पित की बात करें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। मंजिल हो गई 9, ये इसमें बताया हुआ है।
और इसको क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी मंजिल पर क्या है कि 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनकी हमें ध्यान में रखते हैं। और जैसे मैं बताऊं तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और राज्य की पहली ये इमारत है जिस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था, 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ है महत्वपूर्ण और बातें हमने विजय स्तंभ की चर्चा की है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में और बताना है तो ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था, सही बात है। इसकी कुल 11 मंजिलें, नहीं मंजिलें तो 9 है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ठीक है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो किनको हराकर ये बनाया था, मालवा और गुजरात की सेना थी ना, उनको हराकर ये बनाया था। मेनली जैसे महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम थे, उनके मध्य में युद्ध होता है, उसकी विजय के बाद में सारंगपुर का युद्ध था ना, उसकी विजय के बाद में ये बनाया गया था। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था, 1437 में हुआ था, ठीक है। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, अब यही वही क्वेश्चन आ गया, महमूद खिलजी प्रथम को हराकर। सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ, तो इधर तो अपना मेवाड़ था, उधर मालवा था, मेवाड़ और मालवा के मध्य। चंपारण की संधि की अब बात करते हैं। अब ये कुंभा के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये की गई थी मालवा के और गुजरात के सुल्तानों के बीच में, कुंभा के खिलाफ लड़ने के लिए संधि की गई थी। जैसे मालवा से अभी अभी हमने देखे महमूद खिलजी थे, और गुजरात से कौन थे, कुतुबुद्दीन थे, ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। जैसे इसकी बात करें, खातौली का युद्ध हुआ कब था, 1517 में हुआ था, ठीक है। तो हो गया महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में। खातौली युद्ध के बारे में कुछ अन्य कथन हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि असत्य कथन कौन सा है, जिससे आपको खातौली युद्ध पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़े भी हो गए थे, ठीक है। तो ये 3 कथन इसमें सत्य हैं, ये इसमें सत्य नहीं होगा, ठीक है। गागरोन का युद्ध देखते हैं अब कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था खातौली से 2 साल बाद में, अर्थात कब, 1519 को। किस किस के मध्य, महमूद खिलजी सेकंड थे इस बार, और इधर महाराणा सांगा के मध्य, ठीक है। तो इन युद्धों को आपको डेट वाइज ध्यान में रखना है। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे कौन थे, तो ये महमूद लोदी और हसन खां इनके पास में आ गए थे। जब पहला युद्ध हुआ था ना बाबर के साथ में, बयाना का कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को हुआ था, ठीक है। इसके 1 महीने के बाद में, जैसे मार्च में होता है खानवा का युद्ध, ठीक है। तो कब हो गया, 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। तो 1 महीने के बाद में, बीच में 1 महीने का केवल गैप रहता है। तो इसमें महमूद लोदी और हसन खान को ध्यान में रखना, ये इनकी महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अब जैसे ये बहुत बड़ा युद्ध था, ठीक है। तो इसमें बहुत से राजस्थान की रियासतों के राजा इनके साथ में आकर खड़े हो गए थे, ठीक है। तो अब इनमें से देखना कौन कौन इनके साथ में थे, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इडर से राजा भारमल आए थे, वीरमदेव मेड़तिया भी थे, ठीक है। और राव बिक्का, राव लूणकड़ नहीं थे, इनमें 1 नंबर थे, और ये भी थे, ठीक है। तो 1 और 2 इनमें हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अब उसी क्वेश्चन का और बढ़ाया हुआ रूप है। अब और इनमें देखना कि और उनके साथ में कौन कौन थे। तो महमूद लोदी थे, हसन खान थे, मालदेव थे, और मेदिनी राय थे। तो ये सभी 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ये हो गए और 2 वो हो गए। तो ये इन सबको आपको ध्यान में रखना है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन साथ में खड़े थे, ठीक है, बाबर के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था। तो ये अभी अभी हमने बात की है, बयाना के युद्ध में जो 16 फरवरी को था, उसमें तो बाबर को परास्त कर दिया था, लेकिन उसके 1 महीने के बाद में जब दूसरा खानवा का युद्ध होता है तो उसमें सांगा को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत और मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो ये भी क्योंकि इतना महत्वपूर्ण युद्ध है, तो इसमें महाराणा के साथ में कौन कौन खड़े थे, उनका किन किन ने सहयोग किया था, सभी को हमको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। महमूद लोदी थे, राहुल उदय सिंह भी थे,
हसन खां मेवाती अभी हमने देखा ऊपर थे, गोकुलदास परमार भी थे। ठीक है, तो ये चारों ही थे। 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें। खानवा की युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? ठीक है, राणा सांगा की तरफ से पक्ष बदलकर बाबर की तरफ चले गए थे। तो वो कौन चले गए थे? तो वो सलदी तंवर चले गए थे। सलदी तंवर को याद रखना है। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो इसमें सेना नेतृत्व में भेजी गई थी मालदेव के, लेकिन गए थे गंगा जी। ठीक है, तो इनके पुत्र थे, तो मालदेव के नेतृत्व में ये सेना भेजी गई थी, ध्यान में रखना है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ये रखा था झाला अज्जा ने। ठीक है, और जैसे महाराणा प्रताप में हम पढ़ेंगे झाला बिद्दा ने उनके राज चिन्ह धारण किए थे, तो झाला अज्जा को ध्यान में रखना है। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो इनका दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जैसे और मैं बताऊं तो बसवा दौसा में स्थान आता है ना, वहां पर तो जो सांगा जी घायल हो गए थे तो उनका इलाज किया गया था। उसके बाद में एमपी का जो स्थान आता है इरिची या इरिची बोलते हैं जिसको, वहां पर सांगा जी को जहर दिया गया था। ठीक है, कालपी यूपी में आता है। कालपी में क्या हुआ? कालपी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और सांगा की छतरी कहाँ पर है? यहीं पर इनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में छतरी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जोहर किया था? तो दूसरे साके में पद्मिनी ने कर्मावती ने जोहर किया था। पहले साके में पद्मिनी ने किया था। ये कब हुआ था? 1533 या 35 के मध्य ये हुआ था। ठीक है, दूसरा साका हुआ था कब? जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था किसने? गुजरात के बहादुर शाह सेकंड ने, नहीं बहादुर शाह ने किया था। ठीक है, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। तो इसमें जोहर किया था रानी कर्मावती ने। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया था? तो ये 25 फरवरी 1568 को कर लिया था, तीसरे साके के बाद में। ठीक है, अकबर ने। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1540 को। जैसे हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब महाराणा प्रताप जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था गोगुंदा में। ठीक है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए किन किन को भेजा गया था? अब जैसे 4 मुख्यतः दूत भेजे गए थे अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए। तो इनमें जलाल खां थे, सबसे पहले भेजा गया था। मान सिंह को भेजा गया, फिर आमेर के। भगवंत दास को भी भेजा गया आमेर के। टोडरमल को भेजा गया था। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान में रखना है और इन चारों का नाम भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी ऑप्शन में नाम तो यही मिलेंगे, लेकिन क्रम ध्यान में रखना है। सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था। जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है या मिलती है? ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है मुंतखब उत तारीख में। किसकी थी? कादिर बदायूनी की। तो हल्दी घाटी युद्ध कब होता है? जैसे 18 जून भी इसकी डेट निकल कर आती है और 21 जून भी कई जगह मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको इनमें से कोई एक ही मिलेगा, 18 जून या 21 जून 1576। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो ये थी 80,000। 80,000 मुगल सेना थी उस समय। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो राज प्रशस्ति भी मानती है, राज प्रकाश के अनुसार भी है, और जगदीश मंदिर में जो प्रशस्ति है उसके अनुसार भी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। तो इन सभी के अनुसार महाराणा प्रताप की विजय थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? जैसे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा जी के साथ में थे ना, तो उसी प्रकार महाराणा प्रताप के साथ में भी बहुत से राजस्थान के शासकों ने साथ दिया था। उनमें से महत्वपूर्ण है, उनके हमको नाम ध्यान में रखने हैं। तो इसमें राम सिंह तंवर से, जिनको राम सा तंवर बोला जाता है, बिद्दा झाला भी थे जिन्होंने इनके राज चिन्ह धारण किए थे घायल होने के बाद में। राउत कृष्णदास चुंडावत भी थे। माधो सिंह कछुआ और अशोक परमार नहीं थे। तो अशोक परमार जैसे हम देखते हैं कि सांगा जी के समय में थे। ठीक है, उनको बाद में बिजोलिया की जागीर भी दी गई थी। तो इनमें पक्ष में लड़े थे उनका हमको बताना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर इसमें हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हकीम खां सुरी ने। जैसे एक अरावल आती है, आगे जो लड़ते हैं ना सेना में, वो अरावल दस्ता होता है और पीछे होता है वो चंदावल होता है। तो इसमें अरावल से भी क्वेश्चन मिलता है और चंदावल से भी क्वेश्चन मिलता है। तो
महाराणा प्रताप की तरफ से तो हमने देखे कौन कौन थे, उनकी तरफ से कौन आए थे, उनकी तरफ से आए थे मानसिंह आमेर के, ठीक है, मुख्य सेनापति के रूप में। कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? अब चंदावल में देखना, अरावल में हमने देख लिया था। तो इसमें पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा थे, जयमल मेहता थे, और कौन थे? चारण जैसा थे, क्योंकि हकीम खां और कृष्णदास टुंडाऊ तो अरावल में थे। तो इसमें 1 2 3 और 5 हो जाएगा, 1 2 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अब देखना, अब जैसे हल्दीघाटी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण युद्ध था, तो उसमें कुछ विद्वानों ने इसका अन्य अन्य नाम भी दिया है। जैसे इसको एक तो हाथी युद्ध कहा जाता है, अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपल्ली कहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ये स्लाइड मेनली ध्यान में रखनी है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है कि इसमें जैसे हाथियों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इनमें जैसे लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज, इन 4 हाथियों को आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में सर्वाधिक समय के लिए कौन से स्थान को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चावंड को। चावंड में यहाँ पर 12 वर्ष तक इनकी ये राजधानी रही थी। हल्दीघाटी के युद्ध में के बाद निम्नलिखित में किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे गए थे। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब्दुल रहीम खान ने खाना को भेजा था, शाहबाज खान को भेजा था, जगन्नाथ कछुआ को भेजा था, ठीक है। तो इन 3 को ही भेजा था, अब्दुल्ला खान को नहीं भेजा था, ठीक है। इन 3 का नाम मेनली याद रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो ये मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को ही कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। थर्मोपल्ली तो हल्दीघाटी को कहा था, और मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। उधर महाराणा प्रताप थे और इधर सुल्तान खान थे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि अमर सिंह की बहादुरी के लिए, वीरता के लिए इस युद्ध को अधिकतम याद रखा जाता है, दिवेर का युद्ध। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सर टॉमस रो ने कहा था, ठीक है। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप हो गए इधर से, और इधर मुगल जो किलेदार थे सुल्तान खां, उनके मध्य में यह युद्ध हुआ था। 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसको सौंप दिया था? तो ये आमेर के जगन्नाथ कछुआ को उन्होंने सौंप दिया था। ये जैसे आमेर के राजा थे ना बारमल, उनके पुत्र थे, इनको ये सौंप दिया था। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? चक्रपाणी मिश्र इनके एक प्रमुख दरबारी कवि थे, किनके? महाराणा प्रताप के। तो इनके द्वारा कुछ जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो विश्व वल्लभ लिखा गया इनके द्वारा, मुहूर्तमाला लिखा गया, राज्याभिषेक लिखा गया, लेकिन देवमूर्ति प्रकरण नहीं लिखा गया था। तो 3 को मैं इनको ध्यान में रखना है। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, ठीक है। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो सहायता प्रयास किया था राज सिंह से। उधर मुगलों में भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया था, तो इसमें औरंगजेब ने राज सिंह की सहायता लेनी चाहिए थी। राज सिंह को भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जैसे सीधा कई बार शासनकाल भी पूछ लिया जाता है, तो 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, ठीक है। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? कौन सा छिड़ा है? मुगल और मारवाड़ का संघर्ष छिड़ा है। तो अब देखना है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो ये राज सिंह ने साथ दिया था। जैसे राठौड़ों में क्या संघर्ष छिड़ गया था, उधर अजीत सिंह को बचाने के लिए संघर्ष था, उधर वीर दुर्गादास राठौड़ जी लगे हुए थे, तो राज सिंह ने उनकी बहुत अधिक मदद की थी, ठीक है। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो इनमें जैसे मुख्य कारण यही था कि औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया था, ठीक है। ये इतना मेन कारण नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमुख कारण पूछा। जैसे कारण तो थोड़ा बहुत ये भी माना जाता है कि राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं था, मेन यही था, ठीक है। औरंगजेब की नीतियों का उन्होंने बढ़ चढ़कर विरोध किया था राज सिंह ने। किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो वो महाराणा राज सिंह ही थे,
ठीक है। विजयगढ़ का तू ध्यान रखना, कौन? राज सिंह। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि सहेलियों की बाड़ी क्या था वगैरह कुछ। सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह सेकंड। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के मध्य। तो इसमें जैसे कृष्णा कुमारी थी, कृष्णा कुमारी राजकुमारी तो थी उदयपुर की, जिसको लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष था, क्योंकि जोधपुर के मान सिंह के साथ में इनका पहले रिश्ता तय कर दिया जाता है। तो जैसे गिंगोली के युद्ध में लड़ने वाले कौन कौन थे? जोधपुर से थे मान सिंह और जयपुर से थे जगत सिंह सेकंड थे। ठीक है, चलिए। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो ये घटना देखने को मिलती है स्वरूप सिंह की अंतिम रूप से मेवाड़ में। इसके बाद में कोई सती की घटना नहीं मिलती है। जब स्वरूप सिंह का निधन हुआ था ना, या कहूं तो साथ में सती कौन हुई थी? तो इनकी एक पासवान थी। पासवान कौन थी? एंजाबाई। वो इनके साथ में सती हो गई थी। ठीक है, ये तो अंतिम घटना देखने को मिलती है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान किसका कहा था? ये कहा था एकलिंग नाथ जी के दीवान है, कि हम तो उनके दीवान हैं, पूरा मेवाड़ उनके भरोसे चल रहा है, हम तो केवल एक एक गद्दी पर उनके द्वारा बैठाए गए बैठे हैं बस। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये माना जाता है सामंत सिंह के द्वारा। सामंत सिंह के द्वारा कब माना जाता है? 1197 ईस्वी में ये माना जाता है। ठीक है, सही कालक्रम बताना है। अब जो हमने युद्ध पढ़े थे उनका अभी अभी पढ़ के आए हैं, सही से कालक्रम बताओ, अभी आप ही बताओ ये। तो इसमें सबसे पहले तो सारंगपुर युद्ध हुआ था, उसके बाद में खानवा होता है, खानवा के बाद में हल्दी घाटी होता है, हल्दी के घाटी के जस्ट बाद में क्या होता है? दिवेर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3-1-2-4, 3-1-2-4। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1436 को। इसके बाद में खानवा की बात करूं तो 1527 को होता है। ठीक है, हल्दी की घाटी की बात करूं तो 1576 में होता है, और दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। तो इसके अनुसार आप कालक्रम देख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो ये दी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह को। तो ये हमने आज मेवाड़ के गुहिल वंश और महाराणा प्रताप, संग्राम सिंह, इनके कुछ महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम में आपके लिए सहयोगी हों। और इसके पहले की जो क्लासेज हैं उनमें भी आपको एमसीक्यू अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद में जैसे राठौड़ वंश और कछुआ वंश, इनको भी हम और इसी एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। ये केवल एमसीक्यू नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, क्योंकि एमसीक्यू केवल आप एक क्वेश्चन से सीधा आंसर की तरफ मत देखना, उसके साथ में और अन्य सारी बातें भी आपको बताई जाती हैं। जैसे कोई युद्ध आता है तो उसकी सन बताई जाती है, उसके बाद में ये भी बताया जाता है कि ये इतना महत्वपूर्ण युद्ध था कि इसमें अन्य अन्य नाम भी निकल कर आते हैं। अनेक इतिहास वेदाओं ने अलग अलग इनका नाम भी बताए हैं, और कौन सी सन में और किन किन के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।